यूं तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पे मेजरली डिस्कशन थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ओके, और आप सभी को मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है उसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है काफी ऑर्डर्ड, और यदि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में किसी कारणवश थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो उसके वजह से हम बोलते हैं कि सॉलिड में डिफेक्ट आ गई है या इम्परफेक्शन आ गई। सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है उससे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पूरा इधर उधर नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उसे हम बोले कि डिफेक्ट आ गई है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में या इम्परफेक्शन आ गई है सॉलिड। अब चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं कि सिंगल क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो कैसे हम लोग बनाते हैं। Single crystals are formed when the process of crystallization occurs at slow rate। आप सभी को ये बात मालूम है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो किया जाता है ना वो काफी स्लो रेट में किया जाता है, एक्सट्रीमली स्लो रेट में किया जाता है, तभी जाके आपको सिंगल सिंगल अलग अलग क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो क्रिस्टल्स हम लोग आर्टिफिशियली तैयार करते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को एक्सट्रीमली स्लो रेट में किया जाता है, बहुत आस्ते आस्ते करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं, तब जाके हमें सिंगल सिंगल क्रिस्टल। deviation from ordered arrangement, that is through fast or moderate crystallization process। can create defects in solids। देखो, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्रिस्टल्स बनते हैं ये सभी को मालूम है। यदि इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को आप एक्सट्रीमली स्लो छोड़ के मॉडरेट कर दो, ओके, मॉडरेट मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, मॉडरेट कर दो या काफी फास्ट कर दो, तो आपको सिंगल क्रिस्टल्स नहीं मिलेगी, अरेंजमेंट आपको रेगुलर नहीं मिलेगी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं मिलेगी, और ऑर्डर अरेंजमेंट से डिविएशन आ जाता है। डिविएशन मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट में थोड़ा अनाप शनाप अरेंजमेंट, और वो अनाप शनाप अरेंजमेंट जो आ जाती है सॉलिड में, वी कॉल इट एज डिफेक्ट इन सॉलिड। वेरी सिंपल में समझना है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को स्लो छोड़ के, वेरी स्लो छोड़ के मॉडरेट कर दिया जाए या फास्ट कर दिया जाए तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से डिविएशन आ जाती है, और डिविएशन के आने से डिफेक्ट आती है। वेरी सिंपल। Defects not only modifies the property of solid, the property of solids, but also give rise to new properties।
डिफेक्ट्स के आने के चलते प्रॉपर्टी में तो मॉडिफिकेशन हो ही जाएगी, तो सिंपल सी बात है, यदि अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगी तो प्रॉपर्टी में चेंज आएगी, बट साथ में नए प्रॉपर्टीज का भी जन्म हो जाता है, एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है, उस डिफरेंट अरेंजमेंट के तहत कुछ नए सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी का भी जन्म होता है। ओके, तो ये जो डिफेक्ट है ये ना ही सॉलिड के प्रॉपर्टी को बदलता है पर कुछ नए प्रॉपर्टी को जन्म देता है, जिसका हम लोग काफी फायदा भी उठाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डोपिंग करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में, जहां पे डोपिंग करके न्यू प्रॉपर्टीज को जन्म देते हैं एंड दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, तो चलिए वो तो सेमीकंडक्टर वाली पार्ट जो है वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट जो केमिस्ट्री की पार्ट है कि डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं वो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, बेटा जो डिफेक्ट्स होता है दे आर ऑफ टू टाइप, डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is point defect and another one is line defect। देखो पॉइंट डिफेक्ट बोलने का मतलब क्या है, समझो कि एक क्रिस्टल मैं ले रहा हूं जिसमें अरेंजमेंट कुछ पार्टिकल का इस तरह है, हुआ क्या, कोई एक पर्टिकुलर लैटिस साइड से, कोई एक पर्टिकुलर लैटिस साइड से एक पार्टिकल गायब हो जाता है, कोई एक लैटिस पॉइंट से एक पार्टिकल गायब हो गया या दो पार्टिकल गायब हो गया, कोई लैटिस पॉइंट, तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट से गायब। ओके, लैटिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, मानो ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है। ओके, तो क्या होगा, एक पूरा लाइन ही गायब हो जाएगा, एक फुल लाइन गायब हो जाएगा, जो लाइन फुल गायब, बोले मतलब एक प्लेन पूरा गायब, तो ये क्या होगी, लाइन जो मिसिंग है उसके कारण हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। बट हमारे सिलेबस के व्यू से हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़नी है, तो वी विल confine our syllabus to सिर्फ point defect, line defect हम लोग नहीं देंगे। ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो स्क्रीन में, एनी प्रॉब्लम। सिंगल क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फास्ट या मॉडरेट की कर दिया जाए तो डिफेक्ट्स आ जाती है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में कि डिफेक्ट्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को कैसे रखने चाहते हैं, मॉडरेट और फास्ट रखने चाह जाते हैं। डिफेक्ट से नए प्रॉपर्टीज का जन्म होता है और कुछ पुराने प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाते हैं जो ऑर्डर अरेंजमेंट के चलते होते हैं। डिफेक्ट दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में कोई लैटिस पॉइंट गायब होती है, लाइन डिफेक्ट में पूरा एक लाइन ही पार होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट डिफेक्ट जो होती है बेसिकली इट्स ऑफ थ्री टाइप्स। एक होती है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, impurity defect and non-stoichiometric।
स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं नॉन आयनिक में। यदि हम नॉन आयनिक का बात करें तो नॉन आयनिक में स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो ये सब दिमाग में रखने की है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? नॉन आयनिक में दो टाइप के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक में होता तो यही है पर इनका नाम बदल जाता है, तो इनको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, आयनिक में फ्रैंकल और स्पॉटिंग। इंप्योरिटी तो एक सिंगल टाइप की होगी कि इंप्योरिटी पढ़नी हमें सिर्फ सिंगल टाइप की होगी। टाइप्स डिफरेंट और क्लासिफाई की जाती है फर्दर स्टडीज में, बट पढ़नी एक ही है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। बेसिकली क्या होती है, एनायन की एक साइट होती है, वहां से एनायन गायब हो जाता है, ओके, लीव कर जाता है, तो मेटल एक्सेस हो जाता है। उसके कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड जो होते हैं बीच में, वहां पे कोई प्रेजेंट होगा कैटायन, मतलब कैटायन पॉजिटिव आयन होती है, तो मेटल एक्सेस। थर्ड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग को बस यही डील करना है और केमिस्ट्री वाली पार्ट में सिर्फ इतना ही। स्टोइचियोमेट्रिक में नॉन आयनिक, आयनिक, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल, स्पॉटिंग। आयनिक में इंप्योरिटी वन टाइम यूज स्टडी। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस, देखो देख लो पूछ लिया जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के हैं। मेटल एक्सेस, एक्सेस में मेटल होगी ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन कोई साइड से गायब होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, मेटल एक्सेस होगी क्योंकि कोई कैटायन आएगा वॉइड्स वाले जगह, इंटरस्टिशियल वॉइड। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी होगी, मेटल कोई निकल जाएगा। ओके, so this we have to study under point defect. Okay, चलिए एक एक को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑफ नॉन आयनिक। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक। ठीक है, पहले अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है। A defect in solid, या डिफेक्ट पे imperfection भी बोल सकते हैं। An imperfection in solid that does not disturb the stoichiometry of solid. अब स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होगा? मानो एक सॉलिड है जिसमें ए और बी के एटम्स हैं।
ए का मानो 100 एटम्स है और बी का भी मानो 100 एटम्स। रेशियो क्या है एटम्स का ए और बी का? इसमें रेशियो क्या है एटम्स का? इसमें 1:1 1:1 की रेशियो है। अब मैं क्या करता हूं, मतलब एक डिफेक्ट आती है, कुछ एक एटम गायब हो जाता है, मानो 2 एटम निकल गया ए का और 98 एटम हो गया, और बी का भी फिर रेशियो डिस्टर्ब ना हो उसके चलते इसके भी 2 निकलने पड़ेंगे। तो सॉलिड से 2 एटम इसका निकल जाए, 2 एटम इसका निकल जाए, फिर भी रेशियो 1:1 ही है। तो स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, सॉरी स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, चाहे 99 एटम हो जाए, मतलब एक एटम निकल गया, इसका भी एक एटम निकल गया, 99 एटम। समझे बात को? इक्वल नंबर में निकलते हैं, तो उसके चलते कंपाउंड की जो स्टोचियोमेट्री है या बोलो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इक्वल अमाउंट में निकलते। तो एक ऐसी डिफेक्ट सॉलिड में जो स्टोचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब ये आपको दिमाग में रखनी है कि इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं? तो स्टोचियोमेट्री जिसमें डिस्टर्ब नहीं होता है उसी को इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोला जाता है। तो नॉन दो पढ़ने डिफेक्ट, वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या, चलो हम लोग देखते हैं। The constituent particle, the CP का मतलब constituent particle, the constituent particle are the name, तो sum of the constituent particles are missing from lattice site। होता क्या है, सपोज करो मैं एक प्योर ले रहा हूं, ये एक प्योर सॉलिड है, ओके, कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें, सारे लैटिस साइट्स हैं, सब जगह में आपको दिख रहे हैं, एटम्स प्रेजेंट है लैटिस साइट्स। अब कुछ कारणवश कोई लैटिस साइड से 2 निकल गए, ओके, यहां से गायब है 2 या एक, इसे हम लोग बोलेंगे इनफिनिटी। देखो ये वाला जो लैटिस साइड था, ये वाला जो लैटिस साइड से यहां से एटम्स क्या हो गायब। तो सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स। So लैटिस साइड से कुछ पार्टिकल्स मिसिंग होती है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। यहां पे लिख सकते हो एंड क्रिएट्स अ वैकेंसी। ओके, अब ऐसे डिफेक्ट होने से क्या होता है ये हमें समझना है। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी में क्या बदलाव आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे डिफेक्ट आने से मास में क्या बदलाव आएगा? मास घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। घटेगा। वॉल्यूम डिक्रीज। कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम का नहीं चेंज हो रहा है, इसका रिमेन कांस्टेंट।
और डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। मास घट जाएगी तो डेंसिटी तो डिक्रीज करना नहीं है। तो आपको वैकेंसी डिफेक्ट में ये दिमाग में रखना है कि रिमूवल जो होती है एटम्स की वो सेम प्रोपोर्शन में होगी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की, इसकी स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। और दूसरी बात, मास घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहती है और डेंसिटी भी घट जाती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हीटिंग कैन डेवलप, हीटिंग कैन डेवलप वैकेंसी डिफेक्ट। यदि एक पर्टिकुलर सॉलिड है वो हीट कर दिया गया उसको, तो कुछ कांस्टेंट पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाती है वो अपने लैटिस साइड को छोड़ के निकल सकता है, तो डिफेक्ट आ जाता है। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर। यदि कुछ भी आपको पूछना है बेटा इसमें, इस डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट में, तो आप उससे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर? कुछ भी? नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कौन है ये भूत जैसा इमेज लगाया हुआ है यार? डराने वराने आते हो क्या? एकदम भूत जैसा अंधेरा इमेज लगा के रखे हो। ठीक है ना? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या नाम है बेटा आपका जो अभी अपीयर हुए थे स्क्रीन में? हेलो, ऐसा ऐसा इमेज मत लगाओ, डर जाएगा टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, नॉन आयनिक टाइप में, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। The defect arises due to the presence of some constituent particles at interstitial void। बोलने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पहले से अरेंज है उनके बीच में कुछ खाली जगह रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। वो इंटरस्टिशियल वॉइड में कुछ पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, उस टाइप के डिफेक्ट हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इमेज में देखते हैं, क्वाइट क्लियर होगा। सपोज करो ये अरेंजमेंट, ओके। अब ये देखो, ये सब जगह क्या है? खाली है। ये जो जगह है ये सब जगह खाली है। इन सब को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। ओके, इन सब को बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। ये मानो प्योर वाला है। इम्प्योर में क्या होगा? सपोज करो ये है अरेंजमेंट, यहाँ पे कोई पार्टिकल मानो ऐसे बीच में, कोई पार्टिकल बीच में एंटर कर रही है वॉइड के बीच में। एक्चुअली डायग्राम उतनी क्लियर नहीं है, यदि मैं छोटे छोटे बनाऊं तब आपको समझ आएगा। उतनी बड़ी पार्टिकल्स नहीं रहती थी, तो समझ लीजिए मैं छोटा छोटा ले रहा हूं। मानो एक ऐसा प्योर स्ट्रक्चर है, तो बीच में खाली जगह है, जो खाली जगह है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। तो होगा क्या? खाली जगह में जो प्रेजेंट है वो तो प्रेजेंट है ही,
कुछ बीच में भी पार्टिकल आ रहे हैं, ये सब जगह जो है खाली जगह में कुछ पार्टिकल घुस जाते हैं। ओके, ये सब जो वॉइड थी, खाली जगह थी, उसमें कुछ पार्टिकल्स एंटर हुए, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल, ये हो गई इंक्रीज। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होने के कारण, समझ आ रहा है ना, सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इंटरस्टिशियल वॉइड, खाली जगह में कुछ पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, मास इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, ज्यादा आएगा तो मास तो बढ़ना ही है ना, मास विल इंक्रीज। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और वैकेंसी में क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज। वैकेंसी में डिक्रीज करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो डिक्रीज ही करना है ना, और यहाँ पे मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मास बढ़ा। अच्छा, पिछले वाले में मैंने क्या डेंसिटी इंक्रीज लिख दिया था क्या, आई सपोज मैंने इंक्रीज लिख दिया था, पर ध्यान रखना कि वैकेंसी में डिक्रीज होगा, क्योंकि मास तो डिक्रीज हो जाती है, जब मास डिक्रीज होगी तो डेंसिटी तो डिक्रीज ही होना है। चलो जो भी हो, आप दिमाग लगा सकते हो, डिक्रीज था। मास इंक्रीज होती है तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, ये दिमाग रखना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सिंपल फंडा है, दिमाग में रहनी चाहिए। पार्टिकल्स बढ़ गई तो मास बढ़ जाएगी, और मास बढ़ जाएगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, दिस आइडिया शुड बी क्लियर टू विथ यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम लोग देखिए, नॉन स्टोचियोमेट्रिक हम लोग देखेंगे बाद में। पहले आप लोग को स्टोचियोमेट्रिक जो थी नॉन आयोनिक में, आई सपोज क्लियर हो गई होगी, दो टाइप की, वन इज वैकेंसी एंड अनदर इज इंटरस्टिशियल। ओके इंडस्ट्रियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा वी विल सी स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने में, आयनिक सॉलिड में यदि स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होती है तो क्या वो सिस्टम है वो चार्ज्ड हो जाएगा कि न्यूट्रल ही रहेगा, को बता सकता है? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट यदि आयनिक सॉलिड में आती है तो वो सिस्टम में चार्ज आ जाएगा कि वो न्यूट्रल ही रहेगा, चार्ज आ जाएगा। यस सर। चलो देखते हैं, इस आइडिया को हम लोग क्लियर करते हैं क्या होता है। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो होता है, आपको मैंने बताया था, जो भी पार्टिकल, मानो NaCl का एक क्रिस्टल, ठीक है ना, तो इसमें प्लस और माइनस, मानो 100 Na के हैं, 100 Cl के हैं, मानो मैंने 2 निकाला और ये हो गया 98, तो Cl के कितने निकालने पड़ेंगे, दो। दो ही निकालने पड़ेंगे ना, तो Na के भी 98 रहे, Cl के भी 98 रहे, तो इक्वल निकला है ना, दो पॉजिटिव निकला तो दो नेगेटिव भी निकला, क्या कोई डिफरेंस आएगा चार्ज में? नो वो सर। सर। नहीं, चार्ज डेवलपमेंट नहीं होती है। स्टोचियोमेट्री का तो मतलब ही वही है, इक्वल प्रोपोर्शन में रिमूव होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रिमूव होगा। ओके, ये दिमाग में रखना। ओके, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना, ध्यान से देखिएगा। इट ऑकर्स इन आयनिक सॉलिड्स, तो ये तो एकदम दिमाग में रखना कि फ्रेंकल डिफेक्ट जो होती है आयनिक सॉलिड। ओके, लार्ज डिफरेंस in size of
cations and anions। देखो आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड में कैटायन को रहना ही है, एनायन को रहना ही है। कैटायन और एनायन की साइज में लार्ज डिफरेंस होगा, एक बहुत बड़ा होगा, एक छोटी होती है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इनके स्मॉल रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सारे के स्मॉल रहेगी जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। रेडियस रेशियो इज स्मॉल। रेडियस रेशियो मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो रहता है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। ओके, और ऐसे डिफेक्ट में होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। द स्मॉलर dash are dislocated from its lattice site। स्मॉलर डैश, इसमें स्मॉलर कौन होगा? आयनिक सॉलिड जो बनती है उसमें स्मॉलर कौन होता है? नॉर्मली कैटायन छोटी होती है कि एनायन छोटी होती है? Cation. कैटायन छोटा होता है, कैटायन की साइज छोटी होती है। तो द स्मॉलर कैटायन प्योर वाला है वन, और उसमें जो कैटायन है जो छोटी साइज है कैटायन की, वो क्या होगा? डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से, लैटिस साइड से वो डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट होने के बाद क्या होता है उसके साथ चलो हम लोग देखते हैं। डिसलोकेट का मतलब ये तो नहीं होता कि बाहर निकल गया, अपने सिस्टम ही में डिसलोकेट होता है। होता क्या है फिर हम लोग देखते हैं फिगर में। यदि हम लोग एक फिगर देखें एक प्योर का प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब भी अरेंजमेंट होता है आयनिक में तो प्लस के बाद माइनस, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आयन, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, ऐसे रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, लार्ज डिफरेंस होती है साइज में कैटायन और एनायन की। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायग्राम बना के, तो आपको दिख के ही लग रहा है कि साइज में अंतर है, कैटायन और एनायन का साइज में अंतर है, तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट आ सकती है। किस तरह से आएगा? द स्मॉलर कैटायन आर डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लैटिस। तो छोटा वाला कैटायन है वो अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट होने के बाद क्या लिखते हैं कि मानो प्योर वाला है तो इम्प्योर वाला में कुछ ऐसा होता है, मानो ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस। तो कोई प्लस अपने जगह से निकल गया, मानो यहां से ये प्लस निकल गया, ये प्लस अपने जगह से गायब हो गया, ये जगह प्लस की है वहां से वो गायब, और वो क्या हुआ यहाँ पे आके निकला, वो इस जगह पे आके एंटर, अपने जगह को लीव करके एक दूसरा जगह पे एंटर कर गया। ध्यान से देखिएगा ये तो इम्प्योर वाली हो गई, तो उस कारणवश होता क्या है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो गया। देखा ध्यान से, यहाँ से निकला तो एक वैकेंसी तो क्रिएट हुई है ना यहाँ, ओके, और साथ में यहाँ पे देखो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे भी आ गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आ गई है इसमें। तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें वैकेंसी भी क्रिएट होती है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे भी एंटर होता है।
तो फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों होता है, जिसके चलते हम क्या बोलते हैं, ये अपने जगह पे वैकेंसी क्रिएट करता है और कोई वॉइड में घुस के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो इट इज आल्सो नोन एज, एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जाना, इट्स नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब इसके चलते होगा क्या, चार्ज में कोई फर्क आएगा क्या, ये न्यूट्रल रहेगा कि चार्ज हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल ही रहेगा, एक पॉजिटिव था अपना जगह को छोड़ के दूसरा जगह पे आया। तो पहले हम देखते हैं मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। देखो स्टोइचियोमेट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, अंडरस्टूड। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक जगह छोड़ के दूसरा जगह पे एंटर करता है वॉइड में, और सब कुछ कांस्टेंट रहती है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन ही है। आई सपोज आइडिया वुड बी क्लियर अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। कोई डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट? नो, चलिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स में ही होगा इस टाइप का डिफेक्ट। ओके, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन की जो साइज रहती है वो इक्वल रहती है लगभग। कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है, रेडियस रेशियो भी इज हाई। ओके, रेडियस रेशियो भी इसकी हाई है। होता क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट equal number of cations and anions leave there यदि 5 कैटायन निकलता है तो 5 एनायन भी निकल जाता है। ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट में ये हो। चलो हम लोग देखते हैं, साइज दोनों का लगभग इक्वल रहता है तो हम लोग डिफरेंट साइज का नहीं बनाएंगे, तो ध्यान देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो बना रहे हैं अल्टरनेट बनाएंगे। तो ये वाली हो जाएगी प्योर वाली। ओके, और यदि हम इम्प्योर का बात करें तो मानो कोई पॉजिटिव मिसिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से एक पॉजिटिव मिसिंग है, एक पॉजिटिव गाइड है और एक
यहाँ से नेगेटिव लाएगा, जहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ओके, आई सपोज इसकी आइडिया इसलिए पॉजिटिव एक गायब हुआ है और एक नेगेटिव गायब हुआ है, इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब होती है। We call it as Schottky defect. Schottky defect में बेसिकली होगा क्या, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Decrease. Increase. तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, सिंपल सा चीज है। वॉल्यूम Constant. कांस्टेंट, डेंसिटी Decrease. Decrease. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज Neutral. मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन। ओके, तो शॉर्टकट डिफेक्ट में ये सारी कहानी है जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, आइडिया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें? आई सपोज नो। No, sir. चलिए, the next we will see the second type of defect। तो हम लोगों ने स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक में देख लिया, नॉन आयनिक में देख लिया, और नेक्स्ट we will proceed to impurity defect। देखो, impurity डिफेक्ट बहुत सिंपल है, आराम से समझना है। मानो मैं मोल्टेन NaCl के लिए, सपोज करो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आप लोगों को। मोल्टेन NaCl लिया और उसमें कुछ impurities ऑफ SrCl2 is present। स्ट्रोंशियम क्लोराइड की कुछ impurities प्रेजेंट है। तो जब ये सॉलिडिफाई करेगा, ठंडा होगा तो सॉलिडिफाई करेगा। मानो मैं इसको क्रिस्टलाइज करना देता हूं, क्रिस्टलाइजेस। मोल्टेन है, ठंडा छोड़ दिया तो ये आस्ते आस्ते क्रिस्टलाइज की। जब क्रिस्टलाइज करता है तो होगा क्या? मैं सपोज करता हूं NaCl का एक क्रिस्टल लेता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या ये सही है? No, No, sir. sir. नहीं, ये उल्टा होना चाहिए। ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। सपोज करो ये स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ये सॉलिडिफाई किया होगा तो इसमें इंप्यूरिटीज जो होगा SrCl2 इंप्यूरिटीज। तो SrCl2 का इंप्यूरिटीज क्या करेगा, जो इसके क्रिस्टल्स के बीच में घुसने का कोशिश करेगा और इस तरह घुसने की कोशिश करेगा कि वो, देखो Cl तो इसमें भी है, Cl इसमें भी है, तो Cl में कोई रिप्लेसमेंट होगा तो पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रोंशियम क्या करता है, सोडियम के पोजीशन को ऑक्युपाई करने का कोशिश करता है। ओके, समझो एक पल के लिए एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। ठीक है, सपोज करो
मैं ब्लू से शो करूंगा स्ट्रोंशियम के आयन को, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम के आयन को मैं शो करूंगा, स्ट्रोंशियम इज SR2। सपोज करो यहां से एक सोडियम को निकाल दो, ठीक है ना, एक सोडियम को निकाल दिया और इस पोजीशन पे SR2 प्लस बैठ गया। ओके, मैं इसमें ये कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक SR2 प्लस बैठ गया। तो आप सभी को मालूम है कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को अपना न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। ओके, अब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या ये न्यूट्रल होगा अभी? देखो ध्यान से सुनो, एक प्लस के लिए एक माइनस था, एक प्लस के लिए एक माइनस, Na पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस के लिए एक माइनस, एक प्लस के लिए एक माइनस, और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। Yes, sir. एक पोजीशन से एक सोडियम को वो क्या किया है, निकाल दिया, एक सोडियम को निकाल दिया और खुद बैठ गया उस पोजीशन पे। पर ये जब खुद आया तो दो पॉजिटिव चार्ज लेके आया, तो दो पॉजिटिव चार्ज जब लेके आया है तो सिस्टम तो न्यूट्रल ही रहेगी। तो उसके चलते क्या होता है, और कोई एक पोजीशन से एक सोडियम निकल जाए और ये जगह खाली हो जाए, और कोई एक पोजीशन से सोडियम निकल जाएगा। अब ये क्या है, देखो SR2 प्लस ऑक्युपाइज Na प्लस साइट, SR2 प्लस Na प्लस के साइट को ऑक्युपाई किया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1 Na प्लस वैकेट्स, ठीक है। अब समझने की बात यहाँ पे है कि यदि इंप्यूरिटी कोई X2 प्लस आयन है, मतलब 2 पॉजिटिव वाला आयन कोई इंप्यूरिटी आता है कोई कंपाउंड, कोई मोल्टेन वाले सैंपल में, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी प्लस 1 क्या ऑक्युपाई होगा, एक पोजीशन ऑक्युपाई। ओके, वो एक पोजीशन में कौन ऑक्युपाई करेगा, X2 प्लस वाला एक पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाल देगा। ये बात सिर्फ हो रही है कि X2 प्लस वाला जो है इंप्यूरिटी डाला जा रहा है 1 वाला, ठीक है ना, किसमें डाला जा रहा है, 1 पॉजिटिव वाला में डाला जा रहा है, तो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा और एक पोजीशन ऑक्युपाई होगी। ओके, अब आपसे क्वेश्चन है कि मानो किसी टाइप की सैंपल में मैं X3 प्लस वाला कोई इंप्यूरिटी डाल देता हूं तो क्या होगा? So two vacant place जब and मैं one X3 प्लस वाला इंप्यूरिटी डालूंगा तो कितने सारे वैकेंसी क्रिएट होंगे? 2. 2 वैकेंसी क्रिएट होंगे। 2 वैकेंसी क्यों? क्योंकि ये 3 पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, एक तो डाइव किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, और 2 पोजीशन को खाली करेगा, प्लस एक को वो ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है। और ये वाला फॉर्म जो कंपाउंड होगी +1 फॉर कैटायन, एक सिंगल पॉजिटिव वाला रहेगा, आप ध्यान रखना है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो मोल्टेन स्टेट वाला रहेगा वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन रहेगा। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। आई सपोज इंप्यूरिटी आपको समझ आ गया, इंप्यूरिटी क्या हुआ, स्ट्रोंशियम क्या हुआ, इंप्यूरिटी की तरह अंदर घुस चुका है और न्यूट्रल भी रखा है कंपाउंड को, तो आइए शुरू भी किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट में। नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब होगी कंपाउंड। ओके, Yes, sir. चलिए देखते हैं इसमें हम लोग पहला पढ़ना शुरू, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। होता क्या है, एन एनायन leaves its site and
electron occupies that vacancy. देखो इस टाइप में क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। वहां पे एक एनायन जो होता है वो लीव कर देगा अपने साइड, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से, एक इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से जो ऑक्युपाई करता है उस वैकेंसी। होती कैसे है ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने लिया है NaCl का एक क्रिस्टल, सपोज मैंने NaCl का एक क्रिस्टल लिया है, प्लस होगी माइनस होगी प्लस होगी, ऐसे भी लिखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये मैं NaCl का एक क्रिस्टल लिया, ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, हीट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। ओके, इसको मैं हीट करूंगा और आसपास में क्या करूंगा, सोडियम के वेपर से। आसपास में क्या है, सोडियम के वेपर में मैं इसको हीट कर, हीट NaCl क्रिस्टल, ये NaCl क्रिस्टल इसको हीट कर रहा हूं इन सोडियम वेपर। होता क्या है आप ध्यान से देखिएगा, सपोज करो ये क्रिस्टल, ओके, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो उस पोजीशन पे क्या होता है, कोई सोडियम का एटम यहाँ पे आके बैठ जाता है उसके सरफेस पे समझो कोई सोडियम का एटम आके बैठ गया, ये वाला सोडियम का एक एटम आके बैठ गया। तो जब एक सोडियम का एटम यहाँ पे बैठता है तो कोई जहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है अंदर में, वहां से क्लोरीन निकलता है, यहाँ पे जो Cl माइनस प्रेजेंट थी इस पोजीशन पे एक Cl माइनस थी, ओके, वो Cl माइनस यहां से निकलेगा और निकलता है इससे रिएक्ट, ओके, Cl माइनस निकला, और जब Cl माइनस यहां से निकलता है तो यहाँ पे वो एक होल क्रिएट है, ओके। यहाँ से सुनो, सोडियम वेपर में हीट कर रहे हैं तो सोडियम का कोई एटम इससे आके बैठ जाता है, तो क्लोरीन यहाँ से एक निकलता है इससे रिएक्ट करने के लिए, तो क्लोरीन ऊपर जाती है इससे रिएक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाता है। तो Cl माइनस सोडियम एटम से तो कंबाइन नहीं कर सकता, तो सोडियम अपने आप को कैसा बनाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस की कंबाइन कर सकते हैं, Na एटम अपने आप को Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएंगे, तो ये Na प्लस ये Cl माइनस के साथ कंबाइन कर जाता है, यहाँ पे रिसाइड कर दिया क्रिस्टल का पार्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन होती है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस होल में आके बैठ जाता है, ठीक है ना, इस होल में आके ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन जो ये होल में बैठता है, दिस होल इज नोन एज एफ सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। The name of a scientist known as Parvin Zenter means color। ध्यान से सुनो मेरी बात को, एफ सेंटर का फुल फॉर्म है पार्वेन जेंटर सेंटर, उसका मतलब होता है कलर, ओके। अब ध्यान से देखिए टोटल में हुआ क्या है एक्चुअली, इसमें देखो ध्यान से समझो पहले, यहां से एक Cl माइनस निकला तो इस जगह पे क्या हुई, एनायन की वैकेंसी हो गई, एनायन की वैकेंसी हो गई, ओके। अब यहाँ पे एक Na एक्स्ट्रा उठ के यहाँ पे आया जो Cl माइनस के साथ कंबाइन कर गया है,
तो Na+ और Cl- जब आपस में कंबाइन कर जाएगा तो एक एक्स्ट्रा Na आया कहीं से, तो मेटल एक्सेस में हो जाता है। जब NaCl बन जाती है, कंबाइन करने के बाद ये NaCl बन जाएगा, तो एक मेटल क्या है यहाँ पे एक्सेस में हो जाएगा, ये मेटल लाइन एक्सेस हो जाएगी। ओके, आप बोलोगे सर चार्ज कैसे मैनेज हो रहा है? कोई दिमाग लगा सकता है चार्ज कैसे मैनेज हो रहा है? देखो यहाँ से तो एक नेगेटिव चार्ज निकल जा रहा था और वो नेगेटिव जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया उसको बैलेंस करने में चला गया, तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है। तो वो नेगेटिव चार्ज कैसे बैलेंस होता है? वो नेगेटिव चार्ज कैसे बैलेंस होता है, कोई बता सकता है मुझे? बेटे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठा उसके कारण नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का कमी होता है, क्लोरीन निकल जाता है Cl-, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल सिस्टम में तो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो ही जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं आती है, वो मेंटेन रहे। ओके, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आता है इसके चलते बहुत खेल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन responsible for नंबर 1 कलर। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, फिर जब डी एक्साइट होगा तो कुछ रेडिएशन को लीक करेगा, उसके चलते कलर आती है। एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन रहने के कारण कलर मिलता है उस कंपाउंड को। दूसरा पैरामैग्नेटिज्म। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप सभी ने एटॉमिक सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आती है तो उसके कारण पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है, तो उस कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, एंड थर्ड कंडक्टिविटी। फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके चलते कंडक्टिविटी भी होगी, ये कंडक्टर की तरफ बिहेव कर सकता है, ये इम्प्योरिटी होगी। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, कुछ आप याद कर सकते हो। एक्सेस मेटल के कारण NaCl में यदि इम्प्योरिटी एक्सेस है Na+ का तो उसके मिलेगा येलो कलर, और यदि KCl है, KCl में इम्प्योरिटीज है K+ का, तो इसके कारण इसे मिलेगा नीलक कलर, नीलक और वायलेट बोलते हैं हम लोग। ओके, वायलेट कलर मिलेगा। और लिथियम क्लोराइड में यदि Li की इम्प्योरिटी है तो इसके चलते इसको मिलता है पिंक कलर। ओके, इन सिंपल दिमाग में रखना है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। एक क्रिस्टल है, कोई सोडियम आके बैठ गया तो उससे कोई क्लोरीन रिएक्ट करने के बाहर निकल जाता है, जब उस जगह से निकल जाता है तो वो Cl- जब उस सोडियम से कंबाइन कर जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन ही सारा ले। ओके, और मेटल एक्सेस क्यों होता है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा सोडियम आया था जिसके कारण एक्सेस होना ही। ओके, तो दिस वन इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे मेटल एक्सेस हो जाती है एनायनिक स्टेट। बट आगे बढ़ता हूं, कोई डाउट तो पूछ लो, इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नहीं, ओवरऑल देखो, फिर से समझना चाहते हो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Cl-, फिर से सुन देखो, सोडियम एटम रिसाइड ऑन सरफेस, एक सोडियम एटम आता है जो रिसाइड करता है सरफेस पे। सोडियम एटम रिसाइड ऑन सरफेस, कोई सोडियम वेपर से आके सरफेस पे आके बैठ जाता है। Cl- लीव्स इट्स प्लेस, Cl- अपनी जगह को छोड़ दिया, एनायन की वैकेंसी हो गई। ओके, अब Cl- इस सोडियम से कंबाइन करना चाहता है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो Na+ और Cl- कंबाइन तो करेंगे क्या, और ये इलेक्ट्रॉन इस होल में बैठ जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये सारे चीज होते हैं। मेटल एक्सेस क्यों? क्योंकि देखो एक सोडियम एक्स्ट्रा आई है, इसके कारण मेटल एक्सेस, वेरी सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
metal excess defect due to interstitial cation. You know, this defect arises due to the presence of cation in interstitial void. क्या होता है, कैटायन कोई इंटरस्टिशियल वॉइड में प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा कैटायन रहती है इंटरस्टिशियल वॉइड में, जिसके कारण ये इफेक्ट आती है, मेटल एक्सेस इफेक्ट कैटायन के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रहने के कारण। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, देखो जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर at room temperature and yellow when heated. जब आप इसको हीट करोगे तो इसकी अपीयरेंस जो होती है ना येलो होती है। कैसे होती है समझो, जिंक ऑक्साइड को यदि आप हीट करोगे तो ये बनती है Zn2 प्लस जिंक आयन प्लस हाफ O2 2 कटिए, मतलब जो ऑक्सीजन था वो अलग हो जाता है, हाफ O2 रिलीज हो जाएगा, ये आयन बना तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जिंक ऑक्साइड के टूटने से Zn2 प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने ऑर्डिनरी जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लिया तो Zn2 प्लस आयन मानो 100 पे और O2 माइनस मानो 100, 1:1 रेशियो में कंपेयर करते हैं। अब ये हाफ O2 एस्केप हो गया, हीट करने से निकल गया, जब हाफ O2 निकल गया तो ये तो 100 का 100 ही रह गया, तो एक ऑक्सीजन जो निकला है उसके कारण ये 99। ओके, तो स्टोइचियोमेट्रिक तो डिस्टर्ब हो गई, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बन गई। ओके, अब ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बन चुका है, उसके जल्दी हुआ क्या, एक्स्ट्रा जिंक प्रेजेंट है, because of this it's non stoichiometric। तो ये वाली जो एक्स्ट्रा जिंक है उसके कारण क्या होता है, मेटल एक्सेस है, मेटल ज्यादा है, so this defect is known as metal excess defect। Zn2 plus enters into interstitial position by leaving its लैटिस साइड। देखो जिंक अपना जो पोजीशन पे रहता है वो पोजीशन पे आप नहीं रहते, जिंक ऑक्साइड जब ब्रेक होती है तो Zn2 प्लस अपने लैटिस साइड को छोड़ देगा, अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ देगा और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके घुस जाएगा, कोई बीच के पोजीशन पे वो जाके एंटर। अब न्यूट्रलिटी कैसे मिलती है, 2 प्लस 2 माइनस, न्यूट्रल तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो कहीं गया नहीं है, पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट डेवलप हुई है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी है जिसके कारण नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस एंड एंटर्स into neighboring interstitial sites। एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करता है, एंटर्स इनटू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, बगल वाले कोई साइड में वो जाके एंटर कर जाएगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते तो कलर मिल सकता है ना, आपको मालूम ही है, तो एक्साइड होगा डी एक्साइड होगा उसके चलते कलर होगा। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चला चुका है और जिंक बच गया, तो मेटल एक्सेस हो गई खुद ब खुद क्योंकि ऑक्साइड वाला आयन निकल गया। तो दिस इज द थिंग है, आपको बस इसको इन डेप्थ इतना केमिस्ट्री में इसका पढ़ना नहीं है कुछ, बस दिमाग में रखना है, पूछ दी जाती है क्वेश्चन कि जिंक ऑक्साइड का नॉर्मल में क्या कलर होता है, बाद में क्या करता है।
लास्ट ऑफ द टाइप जो हमें देखनी है दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होती है? एब्सेंस ऑफ मेटल आयंस may create, या ऐसे लिखो, एब्सेंस ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम लैटिस साइट may create metal deficiency defect। मेटल आयन यदि अपने लैटिस साइड से गायब हो जाए तो मेटल की कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एक्सेस मेटल रहता है, मेटल एक्सेस मेटल यदि गायब हो गया अपने लैटिस साइड से, एब्सेंट हो गया, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी। ओके, यदि हम लोग एग्जांपल देखें, देखो बेटा ये समझना है थोड़ा सा। FeO फेरिक ऑक्साइड, दिस फेरस ऑक्साइड जो है इसमें रेशियो क्या नजर आ रहा है? 1:1 की रेशियो नजर आ रही है, बट नेचर में ये 1:1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो मिलेगा आपको ऐसे Fe 0.95 और O1, मतलब ये 1:1 रेशियो में नहीं पाया जाता, कुछ मेटल्स गायब हो जाते हैं अपने साइड से, जिसके चलते इनकी रेशियो जो रहती है ओवरऑल रेशियो 0.95 और 0 और O1। ओके, 1:1 है, 0.95:1। तो ये तो एवरेज वैल्यू में लिख दिया, बट पाए जाते हैं कैसे कैसे फॉर्म में? रेंजेस फ्रॉम Fe 0.9301 to Fe 0.9601। देखो ये रेंज होती है 0.93 से लेकर 0.96 के बीच में Fe प्रेजेंट होती है, FeO। ओके, तो मैं एवरेज ले लिया 93 और 96 के बीच में 95। अब इस टाइप की जो डिफेक्ट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows this type of ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट्स को शो करते हैं। वेरी सिंपल, मेटल आयन निकलेगी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आपको बस ये एग्जांपल रखना है दिमाग में। FeO 1:1 में नहीं होता है, 0.95 से 0.1 के बीच में। रेंज क्या है? 0.93 0.96। कौन से एलिमेंट शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट इन दिस चैप्टर। चैप्टर में और एक दो पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो आप लोग फिजिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ो। ओके, तो दैट विल बी नॉट डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री सेक्शन। तो ये है फ्रॉम केमिस्ट्री। कोई भी डाउट फ्रॉम सॉलिड स्टेट तो पूछ सकते हो अभी फिलहाल। इसको रब करता हूं, इसमें तो आई सपोज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख लो, है कि पूछा जाता है इनका एग्जांपल्स। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन कौन शो करता है? कुछ एग्जांपल्स ये होगा आपका NaCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगी। ओके, और कोई बता सकता है मुझे और कौन कौन शो कर सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट? साइज ऑफ आयन लगभग सेम होगी। एनीबॉडी? NaCl नहीं शो करेगा बेटा, NaCl तो नहीं। फ्रैंकल डिफेक्ट NaCl नहीं शो करेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट विल बी शोन बाय जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। साइज डिफरेंस होती है, ये दिमाग में रखना। देखो मिस्टेक करते हैं बच्चे, NaCl विल नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। जिंक सल्फाइड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। सिल्वर के सारे हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर। ओके, और आपको एक और चीज दिमाग में रखना है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो होती है नॉर्मली
एग्जाम्पल आप रख सकते हो NaCl, KCl, फिर आपका AgBr भी शो करती है, ये आपको दिमाग में रखना है। NaCl, KCl, AgBr ये सारे शो करेंगे इस टाइप के डिफेक्ट, ओके, ये दिमाग में आपको रखना है। NaCl, KCl, AgBr और ये दिमाग में CaCl, सीजियम क्लोराइड भी शो करती है इस टाइप के डिफेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस सेक्शन से पूछी जाती है, ये देखो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, ट्विंकल भी शो करता है और शॉर्टकी भी शो करता है, तो ये आपको दिमाग में रखनी है, ओके, यू शुड कीप इन योर माइंड दिस वन। ट्विंकल डिफेक्ट कौन शो करेगा? जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये चार एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब दिमाग में इसलिए रखना है बेटा क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस थोड़े पूछते हैं, ओके। याद रखने का सिंपल तरीका जिंक सल्फाइड और सिल्वर के हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, शॉर्टकी में NaCl, KCl, सिल्वर ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चार ऑप्शन दे देगा कि व्हिच शोज फ्रैंकल एज वेल एज स्पॉटेड इफेक्ट, AgBr, ओके। तो ये सारी चीज है केमिस्ट्री के पोर्शन से सॉलिड स्टेट के लिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना लेना और डीपीपीस अपलोड किए हुए हैं आपके ऐप पे, उनको सॉल्व कर लेना, ओके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी खरीद लो, उसके भी सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लेना, ओके।